and I'm going to teach you paper F1 ACCA. Its name is Accountant in Business. यानी बिजनेस में अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक अकाउंटेंट जो है वो किस तरह बिजनेस में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इस पेपर में हम ये सब कुछ जो है वो सीखेंगे। इसी तरह now the syllabus name has been changed to Foundations in Business Technology यानी FBT। तो अब अकाउंटेंट इन बिजनेस की जगह इस सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो फाउंडेशंस इन बिजनेस टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं बल्कि हम इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है और जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं और बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ हम इस सब्जेक्ट में, इस रेलेवेंट पेपर में हम जो है वो समझते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स द पेपर, हम जब ये पेपर के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ये थ्योरी है एंड इट्स वेरी वेरी इजी पेपर। क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, तो वी कैन ईजिली पास विद फ्लाइंग कलर्स। सो ये जो परसेप्शन होती है माइंड में कि थ्योरी है तो वो इजी है और इसको आसानी से जो है हम क्लियर कर सकते हैं, इट्स वेरी यूजुअल एंड नॉर्मल परसेप्शन इन ACCA स्टूडेंट्स। लेकिन मैं ये ज़रूर जो है वो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस पेपर में जो कंपैरेटिवली F3 और F2 के पेपर है उससे कम पासिंग रेशो होता है कभी कभार। और इस पेपर में काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है थ्योरी का उसको उसके कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कभार हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो पढ़ने में डिफरेंट होती है और उसको जब एप्लीकेशन जब उसकी होती है तो वो डिफरेंट होती है। तो उस थ्योरी को आपको ना सिर्फ पढ़ना है, समझना है, उस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ ग्रेस्प करना है बल्कि आपको उसे डेली जो रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आपको अप्लाई भी करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि एग्जामिनर जो फीडबैक देता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्या होता है। सबसे पहले तो एग्जाम स्ट्रक्चर हम इसका एक थरली हम इसको समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होता है इस पेपर का। तो जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होता है वो आपका F2 और F3 की तरह ही होता है, यानी इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क ईच। और उनमें उन 30 क्वेश्चंस में से भी जो 16 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं। यानी आप नहीं जान सकते कि कौन सा क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो 1 मार्क का होगा और कौन सा 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो न्यू हैं और यूजुअली वो शॉर्टर होते हैं, उसकी 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं वो, और आपको समझ आ जाएगा कि वो ब्रीफ स्टेटमेंट होता है या ब्रीफ एक डेफिनेशन टाइप होता है, तो वो 1 मार्क क्वेश्चन होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर जो होते हैं क्वेश्चंस के वो आइदर दे आर MCQs जहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन होता है और 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं, या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होते हैं, 2 जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं 3 में से। तो MCQ वर्जन जो है वो 1 मार्क का होता है बेसिकली, और 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रू या फॉल्स वाले भी हमारे कभी कभार हमें देखे जाते हैं पेपर में। तो आपको ये मिक्स्ड जो एक जो पेपर है वो मिक्स वैरायटी का मिलेगा आपको, ना सिर्फ MCQ बल्कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। इसी तरह सेक्शन बी जो है वो 6 MTQs पे बेस्ड होगा। सेक्शन बी को डिवाइड किया जाएगा 6 MTQs पे, और इस MTQ में केसेस होंगे और इन केसेस में कॉमन सिनेरियो होगा। यानी आपको सिनेरियो दिया जाएगा उस क्वेश्चन को, और उस सिनेरियो के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे पार्ट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, और उन पार्ट्स के आंसर जो है वो आपको, जैसे MCQ में आप एक आंसर को क्लिक करते हैं तो वो करेक्ट आंसर होता है, इसी तरह उनमें से कोई एक आंसर उनका ऑप्शन सही होगा। इसी तरह मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन, और आप इसी तरह उसको टिक आउट करते जाएंगे। तो आई होप कि ये जो बेसिक सा एग्जाम स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ गया हो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी पे आपका पेपर जो है वो बेस करता है। इसी तरह एग्जामिनर का कमेंट अगर हम पढ़ें तो एग्जामिनर कुछ इस तरह से कहते हैं कि F1 के पेपर के लिए
कि अकाउंटेंट इन बिज़नेस पेपर जो है वो गेट अवे पेपर होता है, यानी पहला पेपर होता है ACCA क्वालिफ़िकेशन का, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो टेस्ट किए जाते हैं, और जो कि बहुत शैलो लेवल के होते हैं। कैंडिडेट्स को ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि उनको ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बल्कि डिटेल नॉलेज की भी ज़रूरत है इस पेपर को पास करने के लिए। और आपको जितने ज़्यादा टॉपिक्स पे जर्नल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है और उसी लिमिटेड टाइम में आपको वो चीज़ अप्लाई करनी होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो आसानी होगी इस पेपर में। इस पेपर में कुछ सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत है, और काफ़ी एग्जामिनर जो है वो काफ़ी बार इन एरियाज़ में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो मैं आपको एंड ऑफ द सिलेबस बताऊंगी कि कौन से एरियाज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आपको जो है वो अपनी एफर्ट डालनी है, और सबसे ज़्यादा जो है उस एरिया पे आपको जो है ना अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी है। इसी तरह फ्यू कैंडिडेट्स कुछ सिलेबस एरियाज़ में जो है वो प्रोफिशेंट होते हैं, लेकिन उन एरियाज़ में वो कभी कभार ज़्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो हमें इक्वली अपने जो एरियाज़ हैं उन पे इक्वली टाइम जो है वो अपना एलोकेट करना है, और उसी तरह हम सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पढ़ेंगे और इसकी बेसिक नॉलेज जो है उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चंस हैं उन पे टाइम जो है उसको देखना है हमें कि उस क्वेश्चन पे जो टाइम होगा हमारा एलोकेट जो हम करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक क्वेश्चन है और इस पे आपको 1.8 मिनट जो है वो टाइम एलोकेट करना है, तो 1.8 से ज़्यादा अगर आप उस पर स्पेंड करेंगे तो फिर आपका पेपर जो है वो चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो इसका पूरा एक्सट्रैक्ट है वो यही है कि ये थ्योरी है, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके फेल होने के, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो लाइट लेते हैं, ये थ्योरी है और ये इजीली हम कर लेंगे, और वो कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर तवज्जो नहीं देते, उसको रीडिंग की तरह पढ़ते हैं और पेपर में डिफ़िकल्टी उनको होती है। तो जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है और उसको फिर अप्लाई करना है। एग्ज़ाम किट हमें, जैसे मैंने सारे पेपर्स में एक क्राइटेरिया रखा है कि जब हम एक थ्योरी या एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसकी ही हम एग्ज़ाम किट उस चैप्टर की जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और वो अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाए। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमें उसकी किट ज़रूर सॉल्व करनी है। जब भी चैप्टर पढ़ेंगे उसकी किट ज़रूर हमें सॉल्व करनी है। चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, ये थ्योरी का बहुत एक आसान पार्ट है। इस जो चैप्टर में हमें बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों फॉर्म होती है, और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स को जो है वो लिस्ट आउट करेंगे कि ये सेक्टर्स जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इन सेक्टर की बेसिस पे जो है वो ऑपरेशन अपना जो है वो करती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नंबर 1 है कमर्शियल, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हम आगे इसको फर्दर जो है वो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में कि चैप्टर जो है वो किस तरीके से होगा। और अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करूंगी, जो डेफिनेशन है उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्रिक करेगा इस डेफिनेशन को, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें आपको ट्रिक करेगा कि कुछ वर्ड्स को वो चेंज करके आपको 4 ऑप्शंस देंगे या 3 ऑप्शंस देंगे, और फिर आप उसमें जो है वो उलझ जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी है। तो कभी कभार ऐसा होता है हम किसी डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते और एग्जामिनर उसी डेफिनेशन को आगे पीछे करके हमें जो है वो ट्रिक करता है। तो अच्छी तरीके से समझ के डेफिनेशंस को पढ़ना है ताकि पेपर में कोई परेशानी का सामना ना हो। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक अरेंजमेंट है जहाँ कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, with a set of shared objectives create a formalized group।
जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम देखते हैं उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, और उसमें फॉर्मलाइज्ड ग्रुप, फॉर्मलाइज्ड मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है, और उन कलेक्शन में जो लोग होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है, उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। हाउ एवर डिपार्टमेंटल वाइज आप थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं तो वो उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स आपको इंक्रीज करनी है, और इसके अलावा बैड डेट डिपार्टमेंट है तो कस्टमर से किस तरह से डेट कलेक्शन आपको कराना है, और दूसरी चीज़ें। तो लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरे होल वे में देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो सारे डिपार्टमेंट है उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे। तो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। तो जब उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो उनका एक फॉर्मलाइज्ड ग्रुप बन जाता है जिसमें एक फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका फ्लो करता है। तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से आपको माइंड में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और उनका एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, और उनका ग्रुप फॉर्मलाइज्ड होता है। दे क्रिएट अ फॉर्मलाइज्ड ग्रुप। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू कंज्यूमर। They are able to control their own performance and have a boundary separating them from the environment. Organization have an impact on the environment and various factors from the environment affect them. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो हमेशा या तो कोई गुड्स या सर्विसेज, या फिर दोनों गुड्स और सर्विसेज जो है वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी एक बाउंड्री होती है जो उनको उनके इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, और ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है, और वेरियस फैक्टर का इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन को पे असर डालते हैं। तो आप हमेशा ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होती है, जिसमें उसके सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स और बहुत सारे लोग होते हैं, और उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आगे हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जिसमें हम इसको और डिटेल से जो है वो कैरी करेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस क्यों फॉर्म होती हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे कि वाई ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉर्म होती है, सबसे पहली बात तो ये कि टाइम सेविंग। When a lot of people work together for a common objective, they can achieve their goals faster. अब एक सोल ट्रेडर है जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, एक छोटी सी उसकी दुकान है, एक छोटी सी शॉप है, वो उसके मुकाबले में, और एक बिजनेस है जो कि बहुत सारे लोगों पे मुश्तमिल है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव करेंगे कम टाइम में? ऑब्वियसली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वो तेज़ी से काम करेंगे, अपने गोल्स तेज़ी से अचीव कर सकेंगे उस कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर सेकंड मेन पार्ट, इसका मतलब ये होता है कि people are working together can focus on what they do best, in that manner they can concentrate on their task. division of labor मतलब कि आपका जो आपके लेबर यानी जो आपकी वर्क फोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो साथ काम करती है तो उनकी जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनकी जो स्किल्स होती हैं वो मिल जाती है, और जो भी जिस चीज़ में भी बेस्ट होता है वो अपना इनपुट पूरा ऑर्गेनाइजेशन में डाल रहा होता है, और इस तरह से वो अपने हर अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन पर कंसंट्रेशन रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैरायटी ऑफ स्किल्स उनको मिल जाती है, और इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर यानी जो डिवीजन होते हैं यानी जो इकसाम होती हैं वो अलग अलग आपको प्रोवाइडेड हो जाती हैं। इसी तरह सिनर्जी एक कॉन्सेप्ट है सिनर्जी का, जिसका मतलब ये होता है कि हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी होती है कि जब आप एक होते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप एक के साथ एक और को शामिल कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है। इसी तरह जब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही सिनर्जी इफेक्ट का एक एक्सट्रैक्ट है कि पीपल वर्किंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस हायर आउटपुट देन द आउटपुट इफ दे वर्क सेपरेटली, यानी 2+2=5। यानी ये एक सिनर्जी इफेक्ट की छोटी सी इक्वेशन है कि अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा वो अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं,
और अगर वो सेपरेटली काम करते हैं तो वो गोल अचीव होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो साथ काम करते हैं तो वो आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं तो हमारी सिनर्जी इफेक्ट जो है वो अच्छी हो जाती है। इसी तरह नॉलेज शेयरिंग, वही बात कि जिस तरह डिवीजन ऑफ लेबर में मैंने बताया कि सबकी स्किल्स और सबकी स्पेशलिटी जो है वो आपकी शामिल हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को जमा करता है, ऐसे लोग जमा हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी नॉलेज से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, अपनी स्पेशलिटी अपनी स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। इसी तरह सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ओपिनियन को, फीलिंग्स को, तो वो डेली बेसिस पे इंटरेक्शन जो होती है वो उनकी बेसिक सोशल नीड बन जाती है। यानी एक तरह से वो अपनी सोशल नीड्स, यानी हम ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो हर इंसान एक सोशल एनिमल है और हर इंसान को बेसिक सोशल नीड होती है कि वो लोगों से इंटरेक्ट करे, उनसे बात करे और उनके साथ जो है वो अपनी इंटरेक्शन बढ़ाए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है कि लोग ना सिर्फ जो है वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें, ओपिनियन को शेयर करें, बल्कि वो एक आपस में इंटरेक्शन कायम करें, सोशल नीड्स उनकी स्ट्रांग हो। तो ये दीज आर द बेसिक पॉइंट्स के वाई ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म। नंबर 1, टाइम सेविंग, टाइम आपका सेव होता है। Number 2, division of labor. Number 3, synergy effect. And number 4, knowledge sharing. And number 5, satisfying social needs. तो ये 5 जो है वो मेन पॉइंट्स है जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्यों होती है। इसी तरह हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होगी। सबसे पहले ओनरशिप और कंट्रोल, फिर लीगल स्टेटस, फिर एक्टिविटी, और फिर प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये समझें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिफ्रेंसिएशन किस तरह से होती है, ओनरशिप और कंट्रोल से होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडर पे बेस करते हैं, यानी छोटे लेवल की शॉप्स या छोटे लेवल की मार्ट्स, ये सोल ट्रेडरशिप होती है जो कि कोई एक पर्सन ओन करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है वो एक पर्सन के हाथ में होता है। इसी तरह जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब जॉइंटली मिलते हैं तो उससे जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। लेकिन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो है वो जनरल पब्लिक के लिए कायम की जाती है और उसको कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो बेसिक एक फॉर्मेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है ओनरशिप और कंट्रोल की बेसिस पे। और ओनरशिप और कंट्रोल की बेसिस पे किस तरह से डिफर करती है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोल ट्रेडर बेस्ड होती है, कुछ पार्टनरशिप, और कुछ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो कि जनरल पब्लिक के लिए ओन की जाती है। इसी तरह लीगल स्टेटस, आपकी लीगैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ अंडर विच दे आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, लिमिटेड कंपनीज जो है यूके में वो फॉर्म की जाती हैं अंडर द यूके कंपनी लॉ, वाइल पार्टनरशिप आर फॉर्म्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1890। ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आपसे एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें आप वो ये कहता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है यूके में तो वो किस एक्ट के तहत जो है वो पार्टनरशिप जो है वो उसको फॉर्म किया जाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 के तहत जो है वो पार्टनरशिप जो है वो हमारी फॉर्म होती है। तो लीगैलिटी में फ़र्क होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफ़र करती है क्योंकि उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो डिफ़र करता है। इसी तरह एक्टिविटी की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है जैसे जनरल मोटर्स है या फोर्ड है, लेकिन कुछ और कंपनीज जो होती हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो बिल्कुल बेसिक सर्विसेज होती है, जैसे लॉ फॉर्म्स है या ऑडिट फॉर्म्स है। लॉ फॉर्म्स जो है वो अपने क्लाइंट्स लेता है जो प्योरली लॉ से रिलेटेड होते हैं, और ऑडिट फॉर्म्स अपने क्लाइंट्स लेता है जो ऑडिट से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो एक प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है टू मेक अ प्रॉफिट, लाइक होंडा, while other organization exist to serve the society or environment like Red Cross and Make a Wish Foundation.
कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका जो प्राइमरी गोल होता है, यानी उनका जो एक स्ट्रॉन्ग गोल होता है, उनका जो एक डायरेक्ट गोल होता है वो ये होता है कि उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है, यानी टू मेक अ प्रॉफिट। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, यानी उनका जो प्राइमरी गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। जिस तरह रेड क्रॉस है या मेक अ विश फाउंडेशन है, दे आर नॉट प्रॉफिट, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन किन किन बेसिस पे एक दूसरे से डिफर करती हैं? नंबर 1 ओनरशिप एंड कंट्रोल, नंबर 2 लीगल स्टेटस, नंबर 3 एक्टिविटीज, नंबर 4 प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ आ गया हो, और क्योंकि ये वो डिफरेंसेस हैं जिनकी बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे से डिफर करती है, राइट। 10 सेकेंड्स का हम ज़रा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं। लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। अच्छा, इसके साथ साथ नंबर 5th पॉइंट जो है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैं इनकॉर्पोरेट करना भूल गई थी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफर करती हैं। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो स्मॉल होती हैं और उनका ऑपरेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है एक ही कंट्री में या एक ही सिटी में। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका जो ऑपरेशन होता है, साइज ऑफ ऑपरेशन, वो बहुत सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में वेरियस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं सैमसंग और एयरबस की तरह, वाइल अदर ऑर्गेनाइजेशन processes use basic level technology like Walmart। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें ओरेकल है, ERPs है और बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बेसिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो ये 6 डिफरेंसेस है जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफर करती हैं। अब हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स की बात करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट होती है। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैंने इसको लिस्ट आउट किया है। और जब हम इसमें ये देखते हैं कि इंडस्ट्री फैक्टर्स क्या हैं, तो इंडस्ट्री फैक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक्सट्रैक्टिव सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी में जो है वो डिफरेंसेस होते हैं और इनकी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नंबर 1, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस ऑपरेट होंगे उनकी एक्टिविटी होती है टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर इनटू फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट्स फॉर सेल। फॉर एग्जांपल नेस्ले, वोक्सवैगन ग्रुप एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अच्छा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होगा उसकी एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी उनकी होती है कि वो रॉ मटेरियल यानी ऐसा जिसपे अभी कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल रॉ है, जैसे एक कोल होता है, एक कोयला होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना किसी फिनिश गुड में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होती है उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं और विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर, राइट। इसी तरह एक्सट्रैक्टिव सेक्टर है, उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी वो है कि दिस सेक्टर एक्सट्रैक्ट इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अर्थ, सी एंड एयर। इट एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइंस रॉ मटेरियल, जैसे बैरिक है, गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स है, शैनुआ एनर्जी कोल है। ये वो कंपनीज होती हैं जो ज़मीन या फिर समंदर या फिर हवा, इन तीनों जो है बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद रिफाइन करते हैं रॉ मटेरियल में। तो दीज आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव सेक्टर। इस सेक्टर में जितने भी बिजनेसेस जो है वो ऑपरेट होंगे, वो उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी होगी वो ये होगी, और इसकी एग्जांपल में मैंने कुछ कंपनीज लिखी हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव सेक्टर जो है ये वो सेक्टर होता है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे ब्रिज बनाना, स्काई स्क्रैपर या रोड बनाने में जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इसकी एग्जांपल में भी कुछ कंपनीज के नाम है जो उसमें आप लोगों को हेल्प होगी। अगर आप गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, इस सेक्टर के अंडर जितने भी बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका प्राइमरी एक्टिविटी जिनकी होती है कि वो फिनिश गुड्स बाय करते हैं और उनको सेल करते हैं पब्लिक को।
जैसे वॉलमार्ट है, टेस्को है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक फिनिश गुड, जैसे नेस्ले का मिल्क, नेस्ले का जो कोई भी फ्रूट का जूस होता है, उसको आपने परचेज किया, ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया और उसको एक मतलब उसको पब्लिक तक सेल आउट करना है। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, नेस्ले का जूस लेते हैं, तो वो असल में एक रिटेलर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सेल आउट कर रहा होता है। तो वो किस सेक्टर में आता है? वो रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आता है। इसी तरह सर्विस सेक्टर होता है, उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होती है जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज अपने कंज्यूमर को। उस सर्विसेज में किसी भी नेचर की सर्विस इंक्लूड होती है, जैसे हेल्थ केयर से लेकर लीगल, या फिर बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि सर्विसेज में काफ़ी सारी होती हैं। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स तो कौन नहीं जानता। हम जो आजकल की यंग जनरेशन है, ऑलमोस्ट सभी नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं वेब सीरीज और दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये भी एक सर्विस सेक्टर है, ये एक सर्विस, इंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिकन एक्सप्रेस है, डीएचएल है, और हेल्थ केयर है, और लीगल है, लॉ है, ऑडिट सर्विसेज है। तो ये सब सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, राइट। तो बेसिक हमने इंडस्ट्री, हमने जो है वो मालूम की कि बिजनेस अपनी किन किन सेक्टर्स में जो है ऑपरेट होते हैं। उसमें हमने तकरीबन 5 सेक्टर्स को हमने समझा, और इसमें नंबर 1 पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनकी प्राइमरी एक्टिविटी और उनकी एग्जाम्पल पढ़ी हमने। इसी तरह एक्सट्रैक्टिव सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रिटेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर है, राइट। अब हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 4 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो हमें डिफरेंट टाइप्स की मतलब हम उसमें डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं। सबसे पहले नंबर पे कमर्शियल सेक्टर होता है। कमर्शियल सेक्टर का बेसिक और प्राइमरी गोल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, प्रॉफिट मेकिंग होता है। यानी उनका प्राइमरी गोल, प्राइमरी पर्पस उनका प्रॉफिट जनरेटिंग मतलब पर्पस होता है कि उनको प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इसमें सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक प्राइमरी गोल है टू मैक्सिमाइज दियर प्रॉफिट्स, राइट। इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग के लिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि इनका पर्पस ये होता है कि ये सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करें किसी ना किसी फॉर्म में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एदी है, जैसे अंसार बर्नी ट्रस्ट है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट जो कि जिनका प्राइमरी गोल होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दियर सोसाइटी। तो इनका जो प्राइमरी गोल होगा वो होगा प्रोवाइड बेनिफिट टू द सोसाइटी। इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होती हैं। गवर्नमेंट इनको ओन करते हैं और गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है। दे वर्क फॉर द वेलफेयर फॉर पीपल। इनका बेसिक गोल होता है कि वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनईडी यूनिवर्सिटी है, तो इट्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो इसकी फीस भी कम होती है, तो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, राइट। इसी तरह कोऑपरेटिव्स होते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन होती है जो कि ओन और मैनेज होती है जॉइंटली बाय दोज हु यूज इट्स फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। कोऑपरेटिव्स असल में मोस्टली ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, या अगर होते भी तो बहुत लार्ज होते हैं। तो ये वो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो उन लोगों से कंट्रोल या मैनेज होती हैं जो कि डायरेक्टली उसकी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, राइट। इसी तरह अब हम कमर्शियल सेक्टर और इन सेक्टर्स को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि कमर्शियल सेक्टर क्या होता है। कमर्शियल सेक्टर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट, जिनका प्राइमरी गोल होता है टू मेक अ प्रॉफिट। उनकी एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड करती हैं कि इसी फैक्ट के तहत कि उनको रेवेन्यू अर्न करना है, और वो रेवेन्यू उनकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उनको प्रॉफिट जो है वो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकेगा। और ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कमर्शियल सेक्टर के तहत जो है वो ऑपरेट होती हैं। सबसे पहले सोल ट्रेडर, कमर्शियल सेक्टर में सोल ट्रेडर आते हैं। फिर पार्टनरशिप्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, राइट। इसी तरह सोल ट्रेडर्स को हम देख लेते हैं। सोल ट्रेडर हमारे
जो होते हैं, मैंने बहुत बार इसको आपको समझाया है कि सोल ट्रेडर क्या होता है। अब मैं एक दफ़ा और आप लोगों को बता देती हूँ। सोल ट्रेडर जो होते हैं, सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें आपका बिजनेस जो ओनर रन कर रहा होता है वो एक ही पर्सन होता है जो वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है बिजनेस, राइट। अदर पीपल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की होती है वो पूरे ओनर पे आती है, राइट। सच बिजनेस हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी ओनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस के सारे डेट्स के लिए। यानी अगर कल बिजनेस जो है वो लिक्विडेट हो जाता है या जो है वो बंद हो जाता है, तो उसमें जितने भी लोग जो जितना भी डेट ओनर के ऊपर होगा वो ओनर खुद पर्सनली लायबल होगा उसको पे आउट करने के लिए। इसी तरह पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होती है व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल pool resources to jointly own and control a business. In this way, the responsibility of the business is divided among partners. Partners में दो लोग होते हैं और दोनों अपना कैपिटल जो है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, जॉइंटली ओन करते हैं और जॉइंटली कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो जो डेट होता है उसमें जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टनर्स, राइट। इसी तरह लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उसमें ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है वो लीगली सेपरेट होता है और वो जो बिजनेस होता है वो शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। इसी तरह इसमें फंड प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि फंड आपको दे रहे होते हैं बिजनेस को टू ऑपरेट इट्स एक्टिविटीज़। और इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनीज में होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कंपनीज को। टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। अब इसको हम जो है वो सेपरेटली पढ़ते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या फ़र्क है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे फ़र्क जो है उसमें सेपरेटली अलग अलग बताए गए हैं। सबसे पहले कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो ओन होती है फ्रेंड्स या फैमिली, जबकि पब्लिक लिमिटेड जनरल पब्लिक। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो बेसिकली कभी कभार फ्रेंड्स या फैमिली के मेंबर्स जो है वो उसको ओपन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, और पब्लिक लिमिटेड जो होती है वो जनरल पब्लिक उसको ओन करती है, राइट। इसी तरह ट्रेडेड, यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी वो प्राइवेटली ट्रेडेड होगी, यानी स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स जो है वो नहीं होंगे। इसी तरह पब्लिक लिमिटेड के जो शेयर्स होंगे वो स्टॉक मार्केट में होंगे क्योंकि वो पब्लिक ने ओन किए। इसी तरह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो मैनेज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, और ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मैनेज होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसी तरह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जो पैसे जो आते हैं यानी उसके जो फाइनेंस है उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो फाउंडर की होती है, बैंक्स की होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी तीन तरह से उसमें जो है फाइनेंस आ रहा होता है उस कंपनी में। या तो फाउंडर उसका जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, या बैंक्स उसको पैसे दे रहे होते हैं उस कंपनी को, या वेंचर कैपिटलिस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही होती है किसी भी कंपनी में। इसी तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो हमारा फाइनेंस रेज होता है वो शेयर कैपिटल के थ्रू रेज होता है, जो कि पब्लिक जब शेयर्स परचेज करती है तो इस तरह से शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। इसी तरह लोन नोट्स, बैंक जब लोन प्रोवाइड करता है तो लोन नोट्स हमें देता है तो वो आगे जो है वो कन्वर्टेबल होते हैं हमारे फाइनेंस में। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं अलग अलग, और वो अपने पैसों को जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी हद तक जो है वो पूछा गया है। इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मैंने जिस तरह से बताया था कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है, प्राइमरी उनका गोल होता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट जो है वो हमेशा अपनी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो कायम की जाती है। उनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता, बल्कि उनका प्राइमरी गोल होता है कि वो अपने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करें। इसी तरह उनकी जो इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेसिकली डोनेशन से आती है जो कि पब्लिक उनको देती है, या फिर गवर्नमेंट फंडिंग, यानी गवर्नमेंट जो है वो फंड उनको देती है जिसकी वजह से वो ऑपरेट कर सके। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों में जो है वो इन टर्म्स वेरी करती है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड टाइप, यानी वो दोनों तरह से जो है वेरी करती है नॉट फॉर प्रॉफिट। कभी उनके जो है वो टाइप्स डिफरेंट होते हैं और कभी उनकी साइज यानी लार्ज होती है या स्मॉल होती है। इसी तरह उनके टाइप्स डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे वो सर्विसेज किस उसमें सेक्टर में दे रहे हैं। इसी तरह एनजीओज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट में एनजीओज आती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
या ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जिनका काम ये होता है कि वो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक या एजुकेशनल कॉज के लिए कायम की जाती हैं. They are usually started and run to provide a good or service that the government is not providing or for the interest of citizens. यानी इनका जो बेसिकली ये जो स्टार्ट होती हैं इसलिए होती हैं कि ये वो चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड करें जो गवर्नमेंट अब तक अपने लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रही और जिसमें लोगों का फ़ायदा है. तो एनजीओज बेसिकली वो होती हैं. एनजीओज जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम कवर करती हैं, यानी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया अब इनका. एजुकेशन से लेके इन्वायरमेंट तक जो बेसिक आपकी जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एनजीओज कायम की जाती हैं. इसी तरह इसमें एग्जांपल्स है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस. एमनेस्टी इंटरनेशनल कैंपेन्स जो है वो ह्यूमन राइट के लिए होती है अक्रॉस द ग्लोब. इसमें ह्यूमन राइट्स को बहुत जो है वो जोर दिया जाता है इसमें ह्यूमन राइट्स पे. इसी तरह ग्रीन पीस की एक्टिविटीज़ जो होती है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिजन्स होते हैं और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसमें जो क्या ऐसा हार्मफुल जो है वो गैस इमिशंस होती हैं जिसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स ज़्यादातर आते हैं. तो ये जो ग्रीन पीस एक्टिविटीज़ होती हैं ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो हमारा जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कायम की गई. इसी तरह रेड क्रॉस का मिशन ये है कि वो अपने जो वॉर्स के विक्टिम होते हैं, यानी जो जंग वगैरह हो जाती है उसमें जो विक्टिम होते हैं और जो उनको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती है वो. और इसके साथ साथ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वार के जो विक्टिम्स में, उनको जो है वो टैकल करते हैं. तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं और सबकी अपनी अपनी टाइप्स और जो है वो साइज होते हैं. तो एनजीओज का मकसद होता है कि ये वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट बेसिकली अपने लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे होते. इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे हम जाएंगे. तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ओन और कंट्रोल गवर्नमेंट से होती हैं, यानी गवर्नमेंट उन्हें ओन करती है और गवर्नमेंट ही उन्हें कंट्रोल करती है. ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी वो लोग जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, उनसे ये चलाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन. और जो फंड्स ऑब्टेन करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन वो अपने टैक्स पेयर से और अपने बोरोवर्स से और वो इंडिविजुअल जो सर्विसेज दे रहे होते हैं उनसे अपनी फंड्स जो है वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं. इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि ये हमेशा वो प्रोवाइड करते हैं, ये चाहते हैं कि ये वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो पब्लिक इनसे चाहती है. यानी दे ऑफर प्रोवाइड सर्विसेज दैट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रोवाइड, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. यानी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो एक प्रॉफिट जिसका प्राइमरी गोल ये कि टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रही होती हैं वो चीज़ें प्रोवाइड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती हैं. तो ये जो है अपने पब्लिक को उनकी बेसिक नीड्स जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिकली ये वो प्रोवाइड कर होते हैं. इसी तरह अब हम कोऑपरेटिव से बात करेंगे. ये वो ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन होती है जो जॉइंटली ओन्ड और कंट्रोल होती है कंज्यूमर से, जो कि उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं. क्योंकि ये जॉइंटली ओन्ड होती है तो ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वोट्स एंड एंजॉय अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जांपल इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक्स. यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं वो ही इसको ओन करते हैं और वही इसको कंट्रोल करते हैं और वही उसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं. और उनका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि क्योंकि ये जॉइंटली ओन्ड होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हर मेंबर को इक्वली वोटिंग का राइट होता है और वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यानी जिसमें हर किसी की जो है वो इक्वल पोजीशन होती है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कायम हो जाता है. और इसकी जो एक एग्जांपल होती है वो होती है कोऑपरेटिव बैंक्स. यानी वो बैंक्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज खुद यूटिलाइज करते हैं और ये जॉइंटली ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं. राइट. अच्छा, अब इस चैप्टर ये बहुत बेसिक सा चैप्टर था जिसको मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है और आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक है और इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ना है और आपको जो है वो समझना है इसको. तो इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं टेस्ट योर नॉलेज के और इसको आपको मुझे करके कल तक मेरे ईमेल पे सेंड करना है. राइट. तो ये तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं
और इसको आपको जो है वो मुझे करके सेंड करना है, राइट? आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को इजी लगा हो, और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ आई विल बी राइट बैक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।